हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। ये अध्याय 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तत्वों, अणुओं एवं यौगिकों को सरलतम रूप में प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक अथवा अणु में उपस्थित तत्वों, उनके परमाणुओं की संख्या एवं अनुपात तथा परस्पर संयोजन की प्रकृति को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक सूत्र में तत्वों के रासायनिक प्रतीक, संख्याएं, कोष्टक, ब्रैकेट, कॉमा, योजक चिन्ह यानी प्लस, वियोजक चिन्ह यानी माइनस आदि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। यौगिकों के सामान्य नाम एवं रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और रासायनिक सूत्र है H2O। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक सूत्र है NaHCO3। धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र है Na2CO3। अनाज का एल्कोहल, इसका रासायनिक नाम है एथेनॉल और सूत्र है C2H5OH। हाइपो, इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, इसका सूत्र है Na2H2O3। हास्य गैस, लाफिंग गैस, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हास्य गैस का रासायनिक नाम होता है, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। चूना, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र है CaO। चूना पत्थर या संगमरमर, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है CaCO3। क्विक सिल्वर, इसका रासायनिक नाम है मरकरी और सूत्र होता है Hg। साल्ट पीटर, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट और सूत्र होता है KNO3। नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl। कास्ट स्प्रिट, मिथाइल एल्कोहल, सूत्र होता है CH3OH। शुष्क बर्फ, इसका रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सूत्र होता है CO2। मार्स गैस, इसका रासायनिक नाम है मीथेन और सूत्र होता है CH4। सिरका, इसका रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड और सूत्र होता है CH3COOH। रसायनों का राजा, याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। रसायनों का राजा जो है किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को, सूत्र होता है H2SO4। लिथार्ज, इसका रासायनिक नाम है लेड ऑक्साइड, PbO। जंग, इसका रासायनिक नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है Fe2O3, याद रखिएगा। देखिए, रासायनिक सूत्र के प्रकार। यौगिकों की रासायनिक संरचना को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, इसीलिए किसी यौगिक के मुख्यतः 3 प्रकार के रासायनिक सूत्र लिखे जा सकते हैं। तो रासायनिक सूत्र के जो प्रकार हैं 3 हैं: मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचनात्मक सूत्र। इन तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है मूलानुपाती सूत्र। किसी पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात प्रदर्शित करता है। यह सूत्र यौगिक में सम्मिलित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे ब्यूटेन, इसका अणु सूत्र होता है C4H10, मूलानुपाती सूत्र होता है C2H5। ऑक्टेन, इसका अणु सूत्र याद रखिएगा C8H18, मूलानुपाती सूत्र C4H9 होता है। दूसरा है अणु सूत्र। किसी यौगिक का अणु सूत्र उसके एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों एवं उनके परमाणुओं की जो संख्या है इनको प्रदर्शित करता है। जैसे में जल, H2O। देखिए, अणु सूत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो जो जल है इसका जो अणु सूत्र है H2O है। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन नामक 2 तत्वों से निर्मित है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु जो है उपस्थित होता है। तीसरा है संरचनात्मक सूत्र। किसी यौगिक के संरचना सूत्र से यौगिक के परमाणुओं के परस्पर संयोजन प्रतिरूप का ज्ञान होता है। जो तीसरा है संरचनात्मक सूत्र, किसी यौगिक के संरचना सूत्र से यौगिक के परमाणुओं के परस्पर संयोजन प्रतिरूप का ज्ञान होता है। संरचनात्मक सूत्र किसी रासायनिक यौगिक की आणविक संरचना का चित्रात्मक निरूपण है।
यह दर्शाता है कि यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु किन अन्य परमाणुओं से तथा किस प्रकार के रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। किसी यौगिक के संरचना सूत्र को दो प्रकार से जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, संरचनात्मक जो सूत्र के प्रकार हैं दो हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इस सूत्र में विभिन्न परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के द्वारा जो है क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे H2O है, इसको बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया गया। अमोनिया, इसको भी बिंदु के द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बिंदु है, एक बिंदु एक इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करता है। दूसरा जो इसका प्रकार है रेखा बंध संरचना सूत्र। इस सूत्र में परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंध दर्शाने के लिए रेखाओं और बंधों का जो है प्रयोग किया जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो बंध है, जैसे जल H2O, इसमें क्या किया गया है, रेखाओं और बंधों का प्रयोग किया गया है। रेखा, अमोनिया NH3 में जैसे नाइट्रोजन जो है एक है, हाइड्रोजन तीन है, तो इन्हें जो है तीन रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन दो है और ये रहा दो ऑक्सीजन और एक है कार्बन, इसे डबल बॉन्ड से दर्शाया गया है, दो चिन्हों से दर्शाया गया है। याद रखिएगा, एक रेखा मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करता है, अगर दो रेखा है तो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ये सूचित करेगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक अथवा एक से अधिक रासायनिक पदार्थ परस्पर अंतर क्रिया करके स्वयं से भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ परस्पर अंतर क्रिया करके रिएक्शन करके स्वयं से भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, याद रखिएगा, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तब संभव होती है जब अभिकारकों के परमाणुओं के मध्य नए रासायनिक बंध बनते हैं या पहले से बने बंध टूटते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के संयोजन से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। जल क्या है? प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? ये अभिकारक हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु परस्पर ससंयोज बंधों के माध्यम से जो है जल का निर्माण करते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि जल का रासायनिक गुणधर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक गुणधर्मों से भिन्न है। रासायनिक अभिक्रिया के निर्धारण के जो आधार हैं इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के निर्धारण का आधार, कोई अभिक्रिया रासायनिक है या नहीं इसका कुछ निश्चित आधारों पर परीक्षण किया जा सकता है। यदि किसी अभिक्रिया में निम्नलिखित लक्षण उपस्थित हो तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। वह एक रासायनिक अभिक्रिया होगी जब कोई मतलब निम्नलिखित लक्षण उपस्थित हो तो, जैसे पहला लक्षण है अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन। यदि अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन होता है तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अभिकारकों से प्राप्त उत्पाद के रंग में परिवर्तन होता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया है, याद रखिएगा। और देखिए, गैसों का उत्सर्जन होता है, पदार्थों की गंध में परिवर्तन होता है, ध्वनि अथवा प्रकाश की उत्पत्ति होती है या तापमान में परिवर्तन होता है तो भी यह रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रासायनिक सूत्रों योजक यानी प्लस, वियोजक यानी माइनस चिन्हों तथा अन्य प्रतीकों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक सूत्रों, योजक एवं वियोजक चिन्हों तथा अन्य प्रतीकों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण उस अभिक्रिया का क्या रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण संपूर्ण एवं जटिल अभिक्रियाओं को सरल मतलब इजी रूप में जो है सरल रूप में प्रदर्शित करता है। किसी भी रासायनिक समीकरण के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला होता है अभिकारक पक्ष, दूसरा होता है उत्पाद पक्ष। ये दोनों भाग एक तीर के माध्यम से जो है पृथक होते हैं। सभी अभिकारकों को योजक चिन्ह से जोड़ते हुए
तीर के पीछे और बाईं ओर लिखा जाता है। सभी उत्पादों को योजक चिन्ह से जोड़ते हुए तीर के आगे यानी दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ऑक्सीजन होता है O2। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इससे जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये अभिकारक हैं और इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो CO2 और H2O ये क्या है? ये उत्पाद है, प्रोडक्ट हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने के बाद। और यहां पे जो है बैलेंस किया गया है, ठीक है। बैलेंस के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए, एंटनी लवाइजियर के द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अगर बात करें तो याद रखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसीलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों एवं उत्पादों में एक समान होती है। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक पक्ष के तत्वों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद पक्ष के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में सम्मिलित प्रत्येक पदार्थ की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस, जलीय विलयन का भी उल्लेख होता है। देखिए, वे उत्पाद जो अविलय होते हैं उनके पश्चात चिन्ह जो है डाउन एरो तथा गैसीय उत्पाद के पश्चात चिन्ह जो होते हैं अप एरो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए उदाहरण क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते हैं, दोनों अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो देखिए संतुलित समीकरण क्या है, जिंक प्लस H2SO4 और क्या होता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। देखिए अभिकारक पक्ष जो है इसमें जो जिंक है इसमें परमाणुओं की संख्या 1 है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, सल्फर में 1 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है। उत्पाद पक्ष में अगर बात करें तो जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर के 1 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। ठीक है, तो संतुलित समीकरण है। देखिए असंतुलित समीकरण क्या है, Fe प्लस H2O, इससे जो उत्पाद होता है Fe3O4 प्लस H2, इसको संतुलित नहीं किया गया है। संतुलित समीकरण क्या है, देखिए अगर यहां पे Fe3 है, आयरन 3 है, तो यहां पे भी 3 होना चाहिए, जैसे यहां पे किया गया है, 3 यहां पे लिख दिया गया है। और देखिए यहां पे ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, तो यहां पे एक ही ऑक्सीजन है, तो यहां पे भी आपको 4 हाइड्रोजन जो है, यहां पे हाइड्रोजन के पीछे 4 जो है लिखना होगा। यहां पे 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन, तो यहां पे भी 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 गुणे 2, ये रहा 4 गुणे 2, तो 8 हाइड्रोजन। और यहां पे 3 आयरन है, तो Fe3 यहां पे भी 3 आयरन है और 4 यहां पे ऑक्सीजन है। ये देखिए ये ऑक्सीजन रहा और ये 4, तो यहां पे भी 4 ऑक्सीजन है। इस तरह से पूरी तरह से ये संतुलित समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला जो टाइप है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, पांचवा है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, नेक्स्ट है ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, और नेक्स्ट है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में देखिए तत्वों के मध्य कार्बन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड,
यौगिकों के मध्य, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तत्व और यौगिक के मध्य, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल यौगिक ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, उपयुक्त कारकों के आधार पर वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तीनों प्रकार याद रखिएगा। ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है, पहला है ऊष्मीय वियोजन। क्या है? देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एकल यौगिक को ऊष्मा प्रदान करने यानी गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को अत्यधिक गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो याद रखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एकल यौगिक को ऊष्मा प्रदान करके या गर्म करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में यह अपघटित हो जाता है, दो सरल पदार्थों में यह टूट जाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में यह अपघटित हो जाता है। देखिए, यहां पे दिया गया है, पोटेशियम क्लोरेट को ऊष्मा के उपस्थिति में क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। इसके बाद है प्रकाश अपघटन। जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो यह वियोजन, याद रखिएगा। जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो यह वियोजन अभिक्रिया प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड दोनों यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चांदी और क्लोरीन का निर्माण करते हैं, और सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चांदी और ब्रोमीन का निर्माण करते हैं। देखिए, उपयुक्त दोनों अभिक्रियाएं श्वेत श्याम छायाचित्र में प्रयोग की जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन। क्या है? किसी जलीय विलयन में, याद रखिएगा, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर उस विलयन के संगठक तत्व, कंपोनेंट्स अपघटित हो जाते हैं। किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विलयन के संगठक तत्व अपघटित हो जाते हैं, तो यह अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन हो जाता है, परिणाम स्वरूप कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एवं एनोड पर ऑक्सीजन गैस एकत्रित हो जाती है। तो विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, समझ में आ गया? विद्युत धारा का प्रवाह, देखिए, जो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जल, जिससे जल का निर्माण होता है, तो जल जो है, जल विद्युत धारा के प्रवाह की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, याद रखिएगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख सकते हैं आप, देखिए A प्लस BC, तो क्या होता है? तत्व A यौगिक BC में से तत्व B को विस्थापित और प्रतिस्थापित करके तत्व C के साथ संयोजन करता है, तो A प्लस BC बराबर AC प्लस B का निर्माण हो जाता है। धातुएं एवं अधातुएं दोनों विस्थापन अभिक्रिया में भाग लेती हैं।
इस पॉइंट को याद रखिएगा। धातुएं और अधातुएं ये दोनों विस्थापन अभिक्रिया में भाग लेती है, ठीक है। इसके बाद देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक के एक तत्व अथवा आयन को प्रतिस्थापित करके यौगिक में उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे तांबा सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को प्रतिस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करता है। इक्वेशन आप देख सकते हैं, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट जो है, इन दोनों की अभिक्रियाओं से सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की किल डालने पर लोहा कॉपर को प्रतिस्थापित करके फेरस सल्फेट FeSO4 का निर्माण करता है। यह नीले विलयन का रंग हल्का हरा और किल का रंग लाल भूरा हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो आयनिक यौगिकों के मध्य आयनों का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है और दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः जलीय विलयनों में संपन्न होती हैं जहां आयन उपस्थित होते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया में सिल्वर और सोडियम आयनों का परस्पर विस्थापन होता है और सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट यौगिकों का निर्माण होता है। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए AgNO3 यहां पे जो है A प्लस B माइनस प्लस जो है अभिक्रिया करके, मतलब इन दोनों के साथ मिलकर C प्लस और D माइनस, इन दोनों मिलकर A प्लस D माइनस प्लस C प्लस D माइनस का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, इन दोनों की अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा A का जो है AD, ठीक है, AD और यहां पे जो है क्या है B या CB, इन दोनों से इसका रिएक्शन, इसका उत्पादन। इसके बाद है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, ठीक है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये क्या है? यह अभिक्रिया मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों में संपन्न होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एवं अन्य तत्वों के मध्य रासायनिक बंधों की संरचना में परिवर्तन से मूल यौगिकों के, याद रखिएगा, समावयवी यौगिकों का निर्माण होना पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाता है। दो समावयवी यौगिकों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है, परंतु उनकी परमाणविक संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट भिन्न भिन्न होती है। यहां पे आप देख सकते हैं अमोनिया सल्फेट, यूरिया, अमोनिया सल्फेट और यूरिया। तो देखिए यहां पे जो है हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इससे यूरिया का जो है निर्माण होता है। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ये क्या है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्क्रमणीय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे उल्टा किया जा सके, और वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में समान होती है। उत्क्रमणीय है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसे उल्टा किया जा सके। और वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और उत्क्रमणीय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे उल्टा किया जा सके। यानी अभिकारक परस्पर अंतरक्रिया करके, क्या करके, अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके उत्पादों का निर्माण करते हैं और उत्पाद परस्पर रिएक्शन करके पुनः अभिकारकों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को दो विपरीत एवं आधे तीरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां पे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यहां पे अमोनिया क्लोराइड जो है, अमोनिया क्लोराइड से अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इसमें क्या हुआ, दो विपरीत और आधे तीरों के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया गया है, इस टाइप से और इस टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, अभिकारक परस्पर अंतरक्रिया करके, रिएक्शन करके उत्पादों का निर्माण करते हैं और उत्पाद परस्पर अंतरक्रिया करके, देखिए यहां पे हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये जो है अभिकारक जो है परस्पर अंतरक्रिया करके अमोनिया का निर्माण किए और उत्पाद जो है ये उत्पाद हो गया अमोनिया।
उत्पाद जो है ये रिएक्शन करके पुनः क्या किया, अभिकारकों का निर्माण करता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये निर्माण करेगा। ठीक है, देखिए अनुत्क्रमणीय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे उल्टा न किया जा सके। अनुत्क्रमणीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसे उल्टा न किया जा सके, वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक दिशीय होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अभिकारक परस्पर अंतरक्रिया करके उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं, परंतु उत्पाद पुनः अभिकारकों में परिवर्तित नहीं हो सकते। जैसे में देखिए सोडियम और जल, इन दोनों की उपस्थिति में, इन दोनों के रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। मीथेन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। याद रखिएगा, देखिए इन अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सर्वप्रमुख उदाहरण है। देखिए प्रकाश संश्लेषण, कार्बन और जल ये दोनों मिलके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज और जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश यानी क्लोरोफिल के सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति के साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी C6H12O6 H2O और O2 का ये क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। देखिए पहला क्या था, इससे पहले हम लोगों ने ऊष्मा क्या डिस्कस किया था, देख लेते हैं। देखिए इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, सॉरी, इससे पहले जो डिस्कस किए थे हम लोगों ने वो था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और अब जो है ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। इसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का या ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी, ऊष्मा का ऑब्जर्व करना, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। इसके विपरीत वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का मुक्त होती है, ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है रिलीज होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, इन दोनों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या है, बर्फ का पिघलना ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। जल का वाष्पीकरण ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। ठोस लवणों का पिघलना ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, जैसे दहन, कोयला, पेट्रोलियम, काष्ठ का, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। लोहे में जंग लगना, कार्बन एवं ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो तो इसे उस पदार्थ का ऑक्सीकरण अथवा उपचयन कहा जाता है। इसके विपरीत यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो इसे उस पदार्थ का अपचयन कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो तो इसे उस पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन कहा जाता है। इसके विपरीत यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन वृद्धि हो तो उसे उस पदार्थ का अपचयन कहा जाता है। यदि किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी उपचयन तथा एक पदार्थ का अपचयन हो रहा हो तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए यहां पे आप समझ सकते हैं, जैसे कॉपर का अपचयन, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, संक्षारण, जैसे लोहा, चांदी, तांबा आदि धातुओं से निर्मित वस्तुओं का अम्लों, वायु एवं आर्द्रता आदि के प्रभाव से क्या होता है, देखिए इनके प्रभाव से ये धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ये धातुएं अपने चारों ओर के वायुमंडल के साथ
रासायनिक क्रिया करके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड के मिश्रणों का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए धातुओं का संक्षारण, ठीक है, संक्षारण रोकने की विधियां, प्रभाव, अभिक्रियाएं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे लोहा है, इसकी अभिक्रिया क्या है? आयरन और नमी युक्त वायु से अभिक्रिया करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी जंग का निर्माण करता है। प्रभाव क्या होता है? लोहे पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। इसके संक्षारण रोकने की जो विधियां हैं, बाद में लास्ट में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके जो अभिक्रिया है, जैसे चांदी, तांबा, इनकी अभिक्रियाओं के बाद, जैसे चांदी जो है सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन तीनों की अभिक्रिया से सिल्वर सल्फाइड काला रंग और जल का निर्माण होता है। प्रभाव क्या होता है? चांदी पर काले रंग का परत जम जाता है। और तांबा, इसकी अभिक्रिया क्या है? धातुओं का संक्षारण कैसे होता है? तो कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तथा जल के साथ ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट हरा रंग का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो है ये नमी युक्त वायु है, CO2, O2 और H2O। और इनसे क्या होता है? कॉपर के साथ, इन तीनों के साथ, यानी CO2 प्लस O2 प्लस H2O और प्लस CO, इनसे क्या होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो हरा रंग का होता है। क्या होता है? तो तांबे पर हरे रंग की परत जो है जम जाती है। संक्षारण रोकने की जो विधियां हैं, क्या है? पहला है विद्युत लेपन के द्वारा संक्षारण रोका जा सकता है। लौह एवं इस्पात निर्मित वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। मिश्र धातुओं का निर्माण करके धातुओं की बाह्य सतह पर पेंट, वार्निश तेल, ग्रीस आदि संयोजकों का लेपन करके संक्षारण को रोका जा सकता है। देखिए, इसके बाद है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वसायुक्त एवं तैलीय खाद्य पदार्थ, वैलीय फूड, वसायुक्त एवं वैलीय फूड जब लंबे समय तक खुले वातावरण में रखे जाते हैं तो वायु, प्रकाश, आर्द्रता अथवा जीवाणु के प्रभाव से उनमें दुर्गंध उत्पन्न होती है, जो मुख्यतः वसा अथवा तेल तथा ऑक्सीजन के मध्य एक जैव रासायनिक अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इसे वसाओं का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहा जाता है। विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है? विकृत गंधिता रोकने के उपाय है, पहला है तेल एवं वसाओं को तथा तैलीय खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाना चाहिए। यही कारण है कि चिप्स के पैकेट्स में सामान्य वायु के स्थान पर कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि खाद्य पदार्थों की पैकेटों में किस प्रकार की गैस भरी जाती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस। इसके बाद है तेल एवं वसाओं को सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश से दूर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। तीसरा है वसा युक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की दर धीमी करने के लिए याद रखिएगा ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं, ऑक्सीकरण रोधी पदार्थ मिलाए जाते हैं ऑक्सीकरण की दर को धीमी करने के लिए। इसके बाद है, देखिए किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है। किण्वन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पास्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया कि किण्वन की प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक ईस्ट, जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। ईस्ट ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। किण्वन का प्रयोग शराब या अल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। तो किण्वन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? शराब को बनाने में, अल्कोहल से रिलेटेड चीजों को बनाने में, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किण्वन का प्रयोग किया जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न पूछा गया है, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है? किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है? तो देखिए, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात को दर्शाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड प्रश्न, किसी यौगिक की आणविक संरचना क्या प्रदर्शित करती है?
किसी यौगिक की आणविक संरचना प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? तो अणु सूत्र के द्वारा। थर्ड नंबर है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किस आधार पर? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के आधार पर। प्रश्न संख्या 4 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों तथा अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों तथा अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? तो उत्पादों एवं अभिकारकों का द्रव्यमान समान होता है। प्रश्न संख्या 5 है, यदि दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। 6 नंबर है, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, याद रखिएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ईंधन का दहन और लोहे में जंग लगना, ए और बी, ये दोनों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। 9 नंबर है, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक उत्पादों का और उत्पाद पुनः अभिकारकों का निर्माण करते हैं क्या कहलाती है? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो याद रखिएगा, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पादों का और उत्पाद पुनः अभिकारकों का निर्माण करते हैं कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को एनालिसिस कीजिए, ईमानदारी पूर्वक बताइए कमेंट कर इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो जल का वाष्पन। 11 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जल का बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन है या नहीं? बताइए। तो जल का बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन है नहीं, तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा है, आंतरिक आणविक संगठन में उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही। और किसी रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो यह भी सही है। तो दूसरा तीसरा कथन सत्य है। और पहला चौथा कथन है, आकृति माप और अवस्था में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, तो गलत है। दूसरा तीसरा कथन जो है सत्य है। 12 नंबर है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको मालूम है दूध से दही बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो किण्वन प्रक्रिया का। 13 नंबर है, ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? 4 कथन है। पहला है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। दूसरा है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, दूसरा कथन तो सत्य नहीं है, ठीक है, तो दूसरा को काट देते हैं। देखिए, पहला सत्य है। इसके बाद ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है जबकि अकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। तीसरा कथन भी सत्य है, चौथा कथन गलत है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। और टेलीग्राम क्विज ग्रुप और चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे हम लोग जो यहां पे डिस्कस करते हैं वहां पे हम लोग उसका एमसीक्यूज के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।